हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं घुमंतु जनजातियाँ। ये किसमें है? यूनिट 10 के अंतर्गत आती है घुमंतु जनजाति। उनके बारे में आज विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे पहले विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति के बारे में कि इसका ये जनजाति, मतलब इसे किस प्रकार से घुमंतु जनजाति अर्ध घुमंतु जनजाति कहा जाता है। तो क्या है कि ऐसी जनजातियाँ ऐसी जनजातियाँ जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय, अर्थात कि एक ही स्थान पर नहीं रहती है और क्या करती है, अलग अलग स्थानों पर या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, उसे क्या कहते हैं? घुमंतु जनजातियाँ कहती है। ठीक है, क्या है कि ये ऐसी जनजातियाँ हैं जो एक स्थान पर नहीं ठहरती है। ठीक है, वो क्या करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करती रहती है, इसीलिए इसे क्या कहा गया? घुमंतु जनजाति कहलाती है। ठीक है, तो घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति सुधार के लिए, अर्थात क्या है कि ये जो जनजातियाँ हैं ना, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजातियाँ, इनके सुधार के लिए भिक्खू रामजी इरादे आयोग का गठन किया गया था। कौन से आयोग का गठन? तो भिक्खू रामजी इरादे आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1999 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, यह गठन किसके द्वारा किया गया था? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया था। वर्ष 2023 में श्री भिक्खूजी रामजी इरादे को क्या है, जो जिनकी तरफ से जो आयोग आया था ना, भिक्खू रामजी इरादे आयोग, उनको क्या किया गया था? 2023 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया गया, मतलब पद्मश्री पुरस्कार उन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, फिर जो घुमंतु जनजातियां हैं वो किस आधार पर इन्हें घुमंतु जनजातियां कहा जाता है? जैसे तो पहले अपन ने पढ़ा कि एक स्थान पर रहने के बजाय अलग अलग स्थानों पर जाकर रहती है, उसे घुमंतु जनजाति, परंतु किस आधार पर और इन्हें कहा जाता है? तो क्या है? शैक्षणिक पिछड़ापन, अर्थात क्या है, इनमें शिक्षा का अभाव है, और आर्थिक विपन्नता, और क्या है, घुमंतु प्रवृत्ति के कारण स्थायी आवास न होना, इसी के कारण भी इन्हें घुमंतु जनजातियां कहा जाता है। ठीक है, तो इन जनजातियों के विकास एवं कल्याण हेतु, इन जनजातीय जो घुमंतु जनजाति है ना, इनके लिए क्या है, इनके विकास और कल्याण के लिए प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए 22 जून 2011 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विमुक्त एवं अर्ध घुमंतु एवं घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग का गठन किया गया। कब किया गया? तो 22 जून 2011 को इनका क्या किया गया? जो विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग का गठन किया गया। ठीक है, तो आगे पढ़ते और अपन अब क्या है, विमुक्त और घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 22 जून 2011 को इसका गठन किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल में है। इस विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा ही की जाती। क्या है, इस विभाग में जो ये विभाग है ना, ठीक है, विमुक्त एवं घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग है ना, इसके अंतर्गत जो कर्मचारी है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती? तो किसके द्वारा की जाती? आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा की जाती है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 51 जनजाति, ये विभाग के द्वारा क्या कहा जाता है कि प्रदेश में 51 जनजाति है। उसमें से 51 जनजाति है, घुमंतु जनजाति कितने? 51 है, परंतु उसमें से विमुक्त जनजाति 21 है और 30 घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति के रूप में मान्य है। 51 जनजाति है, परंतु 21 विमुक्त जनजाति है और 30 क्या है? घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति के रूप में मान्य है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा विभागों, जो ये विभाग है, इसके द्वारा 62 कार्य सौंपे गए। इस विभाग को कितने? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 62 कार्य सौंपे गए हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से कार्य हैं उसमें से अपन मुख्य उनकी चर्चा करेंगे। तो पहला है विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति के कल्याण का कार्यक्रम निर्माण और क्रियान्वयन करना। क्या है, जो विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति है ना, उसके कल्याण के लिए कार्यक्रम और उनका निर्माण करना और उनका क्रियान्वयन करना होता है। ठीक है, फिर क्या है दूसरा पॉइंट, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति के लिए शैक्षणिक आर्थिक विकास की योजनाएं क्रियान्वित करना। क्या है, शैक्षणिक एवं आर्थिक जो योजनाएं उनका क्या करना? क्रियान्वयन करना होता है। ठीक है, फिर तीसरा है कि विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, क्या है, जो विभाग द्वारा ना, जो जनजातियों के द्वारा क्या चलाई जा रही योजनाएं चला रही, उनका पर्यवेक्षण या फिर उनकी सलाह संबंधी कार्य करना होता है। ठीक है, फिर अगला पढ़ेंगे अपन चौथा पॉइंट इसका। ठीक है, तब चौथे पॉइंट बोलते इन जातियों से संबंधित विनियमों को बनाना और उनका क्रियान्वयन करना। इन जातियों के द्वारा क्या करना? नियम बनाना, विनियमों को क्या करना? बनाना और उनका क्रियान्वयन करना होता है। फिर क्या होता है पांचवा पॉइंट कि इस विभाग का कार्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में, अर्थात जो घुमंतु अर्ध घुमंतु जो विभाग है ना, उसका क्या कार्य क्या होता है? संपूर्ण मध्य प्रदेश में उसका कार्य क्षेत्र होता है। ठीक है, फिर चलो पढ़ते हैं कि जो घुमंतु जनजाति है उसके अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियां आती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन पारधी जनजाति। ठीक है, इसे पढ़ेंगे अपन पहले पारधी जनजाति। तो पारधी जनजाति है ना, ये मराठी भाषा के शब्द पारत का क्या है? एक तत्सम रूप है। क्या है, जो पारधी जनजाति है ना, मराठी भाषा के शब्द पारत का एक क्या है? तत्सम रूप है, जिसका अर्थ होता है आखेट करना या फिर शिकार करना। जो पारधी जनजाति होती है ना, वो क्या करती? आखेट अर्थात शिकारी प्रवृत्ति की होती है।
यह एक आखिर जनजाति है जो बंदरों का शिकार कर उनका मांस खाती है। क्या है, यह जनजाति क्या करती, बंदरों का शिकार करने वाली होती और उनका क्या करती, मांस खाती है। ठीक है, अब इसका भौगोलिक वितरण, मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिलों में ये निवासरत है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो भौगोलिक वितरण इसका है बैतूल, नर्मदापुरम, भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों में, किंतु सर्वाधिक संख्या इसकी कहाँ पर है, तो इसकी सर्वाधिक संख्या सीहोर और रायसेन जिले में पाई जाती है। जो पारधी जनजाति है ना, उसकी सर्वाधिक संख्या सीहोर और रायसेन जिले में पाई जाती है। ठीक है, फिर इसकी उपजातियाँ कौन कौन सी है, तो पारधी जनजाति की उपजाति के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो पारधी जनजाति, तो पारधी जनजाति की उपजाति पहली कौन सी है, चीता पारधी। ये जनजाति क्या करती, इसमें चीता का शिकार करने में माहिर होती है। मतलब ये जनजाति क्या करती, चीता जो आता ना उसका क्या करते, शिकार करने में माहिर होती है। ठीक है, चीता पारधी नाम से स्पष्ट है, चीते का शिकार करती है। फिर दूसरी है भील पारधी। अब भील पारधी क्या करती है, तो ये बंदूक से शिकार करने वाली जनजाति होती है, उपजाति होती है। ठीक है, ये क्या करती है, बंदूक से, भील पारधी क्या है, बंदूक से शिकार करती है। और बंदर पारधी क्या करती है, बंदरों को नचाने वाली उपजाति होती है। पारधी जनजाति की उपजाति है जो बंदरों को नचाने वाली होती है। फिर अगली है शीशा पारधी। क्या है, शीशा अर्थात शीशी का तेल वाली पारधी। तो ये क्या करती है, ये मगरमच्छ, क्या है, मगरमच्छ का तेल निकालती है, वो मतलब तेल निकालने का कार्य करती है। उसे क्या कहा जाता है, शीशी तेल पारधी, क्योंकि ये मगरमच्छ का तेल निकालते हैं और उसको शीशी में भरते हैं और क्या करती मार्केटों में बेचते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, शीशी तेल पारधी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते अपन, और क्या कहा गया, फांस पारधी। अब फांस पारधी में क्या होता है, शिकार को, जो शिकार करता है ना उसको जाल में फंसाने में माहिर होती है। अर्थात क्या करती है, शिकार जब करती है ना तो वो उसके फांसे लगाती है। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, जो भी जानवर वगैरह आता है ना उसमें फंस जाता है। तो क्या होती है, शिकार जाल में फंसाने में माहिर होती है जनजाति या फिर ये उपजाति। ठीक है, फिर लंगोट पारधी। लंगोट पारधी क्या होती है, तो ये केवल लंगोट पहनने वाली होती है। अर्थात ये जो उपजाति है ना पारधी जनजाति की लंगोट पारधी, यह क्या करती है, केवल लंगोट ही पहनती है। ठीक है, फिर सातवां आया काटनकार टाकिया पारधी, काटनकार या फिर टाकिया पारधी। ठीक है, ये क्या करती है, सामान्य शिकारी और हाका लगाने वाली जनजाति होती है। फिर आठवां है गोसाई पारधी। गोसाई पारधी क्या होती है, तो ये गैरिक वस्त्र धारण करने वाली पारधी होती है। ये क्या करती है, गैरिक वस्त्र धारण करने वाली जनजाति होती है, उपजाति होती है। ठीक है, तो क्या होता है, इनके सभी गोत्र राजपूतों से मिलते हैं। क्या है, जो पारधी जनजाति के जो सभी गोत्र है ना वो किससे मिलते हैं, ये राजपूतों से मिलते हैं। जैसे कि सिधिया, सोलंकी, चौहान, राठी आदि आते हैं। ठीक है, इनके गोत्र है ये। पारधी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार एवं वन्य अपराधों के लिए अधिक मानी जाती है। क्या है, जो पारधी जनजाति है ना वो वन्य प्राणियों के शिकार और अन्य अपराधों के लिए अधिक मानी जाती है। अर्थात इस जनजाति में क्या होता है, वन्य प्राणियों का शिकार किया जाता है और ये कोई से भी अपराध में अधिक होती है, अर्थात ये अपराध करती रहती है। इसकी 8 उपशाखाएं हैं। पारधी जनजाति के 8 उपशाखाओं में से कारगर क्या है, इसकी 8 उपशाखा है, उसमें से कारगर है ना जो क्या करती, काले रंग के पक्षियों का शिकार करती है। इसकी 8 उपशाखा है, उसमें से जो कारगर है ना वो क्या करती, काले रंग के जो पशु है ना उनका क्या करती, शिकार करने वाले। और इसके देवता के बारे में पढ़ते हैं, इसके देवता कौन कौन से। तो पारधी जनजाति चांदी देवी को विशेष रूप से पूजती है। पारधी जनजाति चांदी देवी को विशेष रूप से पूजती है, इसीलिए पारधी जो महिलाएं होती ना वो कमर के नीचे चांदी के आभूषण नहीं पहनती, क्योंकि ये क्या मानते हैं, चांदी देवी को अपनी देवी मानते हैं। ठीक है, इनको देवता मानते हैं, इसीलिए जो पारधी जनजाति की जो महिलाएं हैं वो क्या करती, कमर के नीचे चांदी के आभूषण नहीं पहनती है। पारधी समाज में महिलाओं के लिए शिकार प्रतिबंध है। क्या है, जो पारधी जनजाति में जो महिलाएं हैं ना वो शिकार नहीं करती है। क्या है, जो पारधी जनजाति में जो महिलाएं वो शिकार करना उनके लिए वर्जित है। ठीक है, फिर शासकीय सूची के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की सूची में बहेलियों को पारधी जनजाति में शामिल किया गया है। क्या है, शासकीय सूची के अंतर्गत और अनुसूचित जनजाति की सूची के अंतर्गत क्या किया गया है, जो बहेलियां है ना, बहेलिया जनजाति हो गई, उसे पारधी जनजाति के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, तो क्या हो गया, अपनी पारधी जनजाति यहाँ से कंप्लीट हो गई है। अगले अपन पढ़ेंगे और इसके अंतर घुमंतु जनजाति के अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियां आती हैं उनके बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।